जापान यानी उगते सूरज का देश, जो अपनी प्राचीन परंपराओं के साथ आधुनिक जीवन के तालमेल के लिए जाना जाता है। भूकंप भी इस देश के बुलंद इरादों को हिला नहीं पाते और यहाँ के लोग अपनी लंबी उम्र और कड़ी मेहनत के लिए जाने जाते हैं। इस देश की टेक्नोलॉजी और एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड क्लास है और सूमो कुश्ती और समुराई हेरिटेज इस देश की पहचान है। यहाँ बुलेट ट्रेन की रफ्तार भी है और ट्रेडिशनल चाय समारोह की फुर्सत भी। और हाँ, यहाँ वर्ल्ड फेमस सुशी का स्वाद भी है तो रोबोट्स की भारी तादाद भी है। ऐसा बहुत कुछ खास है इस देश में जो आपको जरूर जानना चाहिए। इसलिए चलिए हमारे साथ इस खूबसूरत और अनोखे देश की यात्रा पर, जापान की यात्रा पर, इन्फिनिटी स्ट्रीम पर। जापान ईस्ट एशिया की एक आइलैंड कंट्री है, यानी द्वीप देश। इसे जापान आर्कपेलागो भी कहा जाता है, यानी द्वीप समूह, क्योंकि ये हजारों द्वीपों का एक समूह है। ये द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित हैं और एशिया महाद्वीप के पूर्वी किनारे के पास है। ये द्वीप समूह मुख्य रूप से 4 प्रमुख द्वीपों से बना है: होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। इनके अलावा लगभग 4000 छोटे द्वीप भी जापान के निर्माण में शामिल हैं और ये सभी मिलकर के जापान का क्षेत्रफल 3,77,975 वर्ग किलोमीटर बनाते हैं। ये क्षेत्रफल पृथ्वी के कुल क्षेत्र का 0.2% है। साल 2023 में इस जापानी द्वीप समूह में एक और द्वीप शामिल हो गया है, जो कि दुनिया का सबसे नया द्वीप है और उसका निर्माण समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हुआ है। जापान के उत्तर में स्थित है ओखोट सागर, दक्षिण में पूर्वी चीन सागर है, पश्चिम में जापान सागर और पूर्व में प्रशांत महासागर है। यानी ये देश चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। जापान के सबसे करीबी पड़ोसी देश रूस, कोरिया और चीन है। जापान भारत के पूर्व में स्थित है और जापान का समय भारत के समय से 3 घंटे 30 मिनट आगे है। यानी अगर भारत में सुबह 10 बजे है तो जापान में दोपहर के 1:30 होंगे। इस देश की करेंसी जापानीज येन है और एक जापानी येन की कीमत भारत के 55 पैसे के बराबर है। जापान में मुख्य रूप से जापानी भाषा बोली जाती है। इसके अलावा यहाँ ओकिनावायन और एनु भाषा भी बोली जाती है। इस देश की साक्षरता दर 99% है, जो वाकई प्रशंसनीय है और इसके पीछे जापान का यूनिक एजुकेशन सिस्टम है, जिसके बारे में हम आगे जान ही लेंगे। और अभी ये जानते हैं कि जापान की राजधानी और सबसे बड़ा शहर टोक्यो है और ये ग्रेटर टोक्यो एरिया दुनिया के सबसे बड़े शहरी क्षेत्रों में शामिल है, जिसकी आबादी साल 2024 तक 37 मिलियन से ज्यादा थी। जापान की जमीन का 70% हिस्सा पहाड़ी इलाकों से ढका हुआ है, इसलिए मुख्य शहर ज्यादातर उन मैदानी इलाकों में बसे हुए हैं जो कि जमीन का 30% से भी कम हिस्सा है। टोक्यो, क्योटो, योकोहामा, ओसाका, नागोया, सप्पोरो, सेंदाई, कावासाकी, हिरोशिमा और फुकुओका जापान के कुछ प्रमुख शहर हैं। पहाड़ों और शहरों के अनोखे मिश्रण वाले इस खूबसूरत देश में एक संवैधानिक राजतंत्र है, यानी यहाँ सम्राट भी हैं और संसद भी। सम्राट देश का प्रतीकात्मक प्रमुख होता है, जिसे सत्ता में कोई विशेष अधिकार नहीं होता। उनके पास कोई वास्तविक राजनीतिक शक्ति नहीं होती। असली शक्ति होती है संसद और प्रधानमंत्री के पास। जापान में भारत की तरह स्टेट्स नहीं होते। यहाँ पर प्रीफेक्चर्स होते हैं। इन प्रीफेक्चर्स यानी प्रांतों को राज्यों जितने अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। जापान में 47 प्रांत हैं, जिन्हें भौगोलिक और ऐतिहासिक कारणों से 8 क्षेत्रों में बांटा गया है, जो है होकाइडो, तोहोकू, कांतो, चुबू, किंकी, चुगोकू, शिकोकू और क्यूशो ओकिनावा। इनमें से हर एक क्षेत्र का बोलचाल का तरीका अलग है और अपने अलग रिवाज और पारंपरिक संस्कृति भी है। इन 8 क्षेत्रों में होकाइडो जापान का सबसे उत्तरी द्वीप है। ये ठंडी जलवायु और खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों के लिए जाना जाता है। होकाइडो के दक्षिण में स्थित है तोहोकू क्षेत्र, जो अपने प्राचीन शहरों, गर्म झरनों और खूबसूरत तटों के लिए प्रसिद्ध है। कांतो क्षेत्र जापान का सबसे विकसित क्षेत्र है और इसमें राजधानी टोक्यो भी शामिल है। ये क्षेत्र आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र है। चुबू क्षेत्र में माउंट फूजी स्थित है और ये क्षेत्र अपने औद्योगिक केंद्रों और पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है।
किनकी क्षेत्र में ओसाका और क्योटो जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं। ये क्षेत्र अपनी समृद्ध संस्कृति और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। चुगोकू क्षेत्र में हिरोशिमा और ओकायामा जैसे शहर शामिल हैं। ये क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता है। शिकोकू जापान का सबसे छोटा मुख्य द्वीप है। ये क्षेत्र अपने शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। और क्यूशु ओकिनावा जापान का सबसे दक्षिणी क्षेत्र है। ये क्षेत्र गर्म जलवायु और समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है। जापान में 2 प्रमुख धर्म हैं, शिंटो और बौद्ध धर्म। शिंटो जापान का सबसे पुराना धर्म है, जो प्रकृति, आत्माओं और पूर्वजों की पूजा पर आधारित है। इस धर्म के अनुसार पहाड़, नदियों, पेड़ों और पत्थरों जैसी प्राकृतिक चीजों में देवताओं का निवास होता है। इसलिए जापानी लोग प्रकृति का बहुत सम्मान करते हैं। यहाँ बौद्ध धर्म कोरिया के रास्ते आया और यहाँ की संस्कृति में मिलकर के एक नए रूप में ढल गया। जापानी बौद्ध मंदिरों को अक्सर पहाड़ों और जंगलों के बीच बनाया जाता है, जो प्रकृति के साथ एकता और सामंजस्य के बौद्ध सिद्धांत को दर्शाता है। इस देश में दोनों ही धर्म एक दूसरे को प्रभावित करते रहे हैं, इसलिए कई जापानी लोग दोनों धर्मों के अनुयायी हैं। शिंटो और बौद्ध धर्म के अलावा यहाँ ईसाई धर्म भी है और मुस्लिम, हिंदू और अन्य धर्मों के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। जापान के झंडे में एक आयत के आकार के सफेद कपड़े के बीच एक लाल रंग का गोला बना होता है। ये सफेद रंग शुद्धता, ईमानदारी, नई शुरुआत और शांति का प्रतीक माना जाता है और लाल गोला सूरज को दर्शाता है। ये झंडा जापान के लोगों के अपने देश के प्रति सम्मान और गर्व को भी दर्शाता है। और फिर जापान नाम का मतलब भी तो उगते सूरज की भूमि होता है। ये नाम चीनी भाषा से आया है, क्योंकि जब चीन से देखा जाता है तो सूरज जापान की दिशा से उगता हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसे उगते सूरज का देश कहा गया है। वैसे जापानी लोग अपने देश को निहोन या निप्पॉन कहते हैं, जिसका मतलब भी सूर्य का स्रोत ही होता है। जापान के नाम की ही तरह इसका इतिहास भी बहुत रोचक है, जो बताता है कि कैसे एक छोटे से द्वीपीय देश से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ जापान देश। आज से लगभग 30,000 ईसा पूर्व साइबेरिया और कोरिया से लोग जापान आए और शिकार करके और मछली पकड़कर गुजारा करने लगे। उसके बाद 300 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ पर खेती की शुरुआत हुई। आगे चलकर जापानी संस्कृति पर बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा। मध्यकाल के समय यहाँ समुराई सत्ता में आए। आगे यहाँ मंदिर और महल बने और 1867 के मेजी पुनरुद्धार से यहाँ एक केंद्रीय सरकार की स्थापना हुई। जापान आधुनिकीकरण की ओर बढ़ा। यहाँ तेजी से विकास होने लगा। फिर आया प्रथम विश्व युद्ध, जिसमें जापान ने अमेरिका सहित मित्र राष्ट्रों का साथ दिया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने जब अमेरिकी नौसेना बेस पर हमला कर दिया, तब बदले में 1945 में अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए, जिसमें लाखों लोगों की जान गई और जापान को आत्मसमर्पण करना पड़ा। जिसके बाद जापान पर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने कब्जा कर लिया। इस हमले ने जापान को बुरी तरह तबाह कर दिया, लेकिन जापानी लोगों ने अपनी मेहनत और इनोवेशन के दम पर देश को बहुत जल्दी ही फिर से खड़ा कर दिया। 19वीं और 20वीं सदी में जापान ने तेजी से औद्योगिक विकास किया। 1947 में जापान का नया संविधान बना और 1952 में ये देश अमेरिकी नियंत्रण से मुक्त होकर के पूरी तरह स्वतंत्र हो गया। उसके बाद जापान लगातार तेजी से आगे बढ़ता चला गया और आज जापान की अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जापान की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, जिसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का है, जो लगभग 70% है। इस क्षेत्र में बैंकिंग, इंश्योरेंस, बिजनेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एजुकेशन और गवर्नमेंट सर्विसेज शामिल हैं। और इंडस्ट्रियल सेक्टर जापान की जीडीपी में 30% का कंट्रीब्यूशन देता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ने जापान को एक विकसित देश बनाया है और इस क्षेत्र में जापान की हाई क्वालिटी और एडवांस टेक्नोलॉजी वाली कार, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी जैसे उत्पाद आते हैं। इनके अलावा एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग भी यहाँ के इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी वाले जापान की नेचुरल ब्यूटी भी बेहद खास है।
यहाँ होकाइडो और तोहोकू क्षेत्रों के घने जंगल भी हैं। माउंट फूजी जैसे पहाड़ भी हैं। हमाहिगाना और मिबाऊ जैसे समुद्री तट भी हैं और ओकिनावा और यायामा जैसे द्वीप भी हैं। इसके बावजूद इस पहाड़ी देश का ज्यादातर हिस्सा घने जंगलों से ढका है, जो इसे दुनिया के सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाले विकसित देशों में शामिल करता है। इसके अलावा भी कुछ है जो जापान को बहुत अलग बनाता है, और वो है रिंग ऑफ फायर। जी हाँ, जापान रिंग ऑफ फायर में स्थित है, जो प्रशांत महासागर के किनारे के आसपास सक्रिय ज्वालामुखियों और भूकंपीय गतिविधियों का एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जापान के नीचे कई टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो लगातार गतिशील रहती हैं। जब ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो भूकंप आते हैं। इसी वजह से जापान में हर साल हजारों छोटे बड़े भूकंप आते रहते हैं। इसी तरह इन प्लेटों की मूवमेंट की वजह से ज्वालामुखी भी फटते हैं और समुद्र के अंदर आने वाले भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण सुनामी भी आ सकती है। यानी जापान की भौगोलिक स्थिति इसे भूकंप जैसी कई प्राकृतिक आपदाओं में घेरे रखती है। 1923 में आया कांतो भूकंप और 2011 में आया महान पूर्वी जापान भूकंप जापान के इतिहास में सबसे विनाशकारी भूकंप है। लेकिन जापान जैसा देश कहाँ हार मानने वाला है। इस देश में ऐसी आपदाओं से निपटने के कई उपाय किए जाते हैं। इमारतों को भूकंप रोधी तकनीक से बनाया जाता है। स्कूलों और ऑफिसेज में नियमित रूप से डिजास्टर ड्रिल कराई जाती है और इस देश में एक मजबूत सुनामी चेतावनी सिस्टम भी है। और ये सभी तरीके मिलकर के इन मुश्किलों से निपटने और आगे बढ़ते रहने में जापान की मदद करते हैं। जापान की जलवायु मानसूनी है और ये देश 4 मौसमों का अनुभव करता है: वसंत, ग्रीष्म, शरद और शीत। यहाँ पर झीलें, नदियाँ, झरने भी हैं जो जापान को बेहद सुंदर बनाते हैं। यहाँ पर झील को मिज़ोइमी कहा जाता है और बीवा झील जापान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये दुनिया की 10 सबसे प्राचीन झीलों में से एक है और इसकी उम्र लगभग 4 मिलियन साल है। ये झील क्योटो और आसपास के शहरों के लिए पीने के पानी का मेन सोर्स है। इसी तरह कासुमेगौरा झील जापान की दूसरी सबसे बड़ी झील है और माशु झील जापान की सबसे साफ झील मानी जाती है। इनके अलावा यहाँ सारुमा, इनावाशिरो, तोया और सुवा झील भी है। जापान में नदियों को कावा या गावा कहा जाता है और जापान की सबसे लंबी नदी 367 किलोमीटर लंबी शिनानो गावा है और दूसरी लंबी नदी है टोने गावा। इनके अलावा साई गावा, नाराई गावा, योमासे गावा, किसो गावा और योकोगु गावा भी जापान की प्रमुख नदियां हैं, जो कृषि के लिए पानी का सोर्स भी बनती है और पर्यटन को भी बढ़ाती है। यहाँ पर झरने को ताकी कहा जाता है और जापान का सबसे ऊंचा मौसमी झरना हन्नो ताकी है, जो 487 मीटर ऊंचा है। जापान में प्राकृतिक गर्म झरने भी हैं, जिन्हें ओनसेन कहा जाता है, जिनमें नहाकर थकान दूर करना एक पारंपरिक जापानी रस्म है। तो झीलों, नदियों और झरनों के अलावा यहाँ पहाड़ भी है, जैसे माउंट फूजी, जो जापान का सबसे ऊंचा पहाड़ है और लगभग 3776 मीटर ऊंचा है। ये जापान के होन्शु द्वीप पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसका निर्माण आज से लगभग 2.6 मिलियन साल पहले हुआ था। ये ज्वालामुखी आखिरी बार 1707 में फटा था और वर्तमान में ये निष्क्रिय है, लेकिन भविष्य में ये फिर से फट सकता है। जापानी संस्कृति में इस पहाड़ का विशेष महत्व है। शिंटो धर्म में इसे एक पवित्र पर्वत माना जाता है और इसे जापानी कला, साहित्य और धर्म में चित्रित भी किया गया है। हर साल हजारों लोग माउंट फूजी पर चढ़ाई करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इस पवित्र पर्वत पर चढ़ने से आध्यात्मिक शुद्धता मिलती है। इसके आसपास कई मंदिर, झीलें और पर्यटन स्थल हैं, जो कि इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ाते हैं और इसके सांस्कृतिक और प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल किया गया है। ये पर्वत जापान के 3 पवित्र पर्वतों में शामिल है, जो है माउंट फूजी, माउंट ताते और माउंट हाकू पर्वत। इन पर्वतों को उनकी प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक महत्व और सांस्कृतिक महत्व की वजह से पूजा जाता है। ऐसा ही एक और पहाड़ जापानी आल्प्स है, जो जापान के मध्य भाग में स्थित एक खूबसूरत पर्वत श्रृंखला है। हिदाकियो और अकाशी, ये 3 मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं मिलकर के जापानी आल्प्स बनाती है।
इनकी खूबसूरती यूरोपीय आल्प्स से मिलती जुलती है। यहाँ पर गहरी घाटियाँ, ऊंचे पर्वत शिखर, झीलें और गर्म झरने भी हैं। और यहाँ स्कीइंग, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, कैंपिंग और साइकिलिंग का मजा भी लिया जाता है। जापान जैव विविधता में भी समृद्ध है। यहाँ जापानी मैपल, जापानी रेड पाइन और चेरी ब्लॉसम जैसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो यहाँ पर घास के मैदान भी हैं। बाढ़ नियंत्रण में सहायक आर्द्र भूमि भी यहाँ पर है, तटीय क्षेत्र भी है और प्रवाल भित्तियां भी हैं। यहाँ पर जापानी मैकाक, जापानी डियर, एजो रेड फॉक्स और जापानीज जायंट फ्लाइंग स्क्विरल जैसे मैमल्स भी पाए जाते हैं। और बुश वॉबलर, स्वॉलो और ग्रीन फेजेंट जैसे बर्ड्स भी पाए जाते हैं। हाबू और मामूशी जैसे रेप्टाइल्स और डुगोंग जैसे मरीन मैमल्स भी यहाँ पर रहा करते हैं। ग्रीन फेजेंट जापान का नेशनल बर्ड है। जापान का नेशनल ट्री चेरी ब्लॉसम या साकुरा है और चेरी ब्लॉसम और क्राइसेंथेमम यानी गुलदाउदी दोनों यहाँ के नेशनल फ्लावर हैं। इस देश की खूबसूरत और अनोखी जैव विविधता को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर नेशनल पार्क्स का एक बड़ा नेटवर्क है, जिनमें हिडाका सानम्याकु एरिमो टोकारी नेशनल पार्क, शिरेटोको नेशनल पार्क, अका नेशनल पार्क और तोवाडा हाचीमांटाई जैसे 35 नेशनल पार्क मौजूद हैं। प्रकृति के महत्व को समझने और संरक्षित रखने वाले जापान को तकनीक का इस्तेमाल करना भी बखूबी आता है। और इस तकनीक के दम पर इस देश ने दुनिया को ऐसे बहुत से आविष्कार दिए हैं जिनसे हमारी जिंदगी बहुत आसान हो गई है। जापानी तकनीक के इस्तेमाल को यहाँ के होटल्स, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल्स और फैक्ट्रीज जैसी हर जगह देखा जा सकता है। रोबोट्स के रूप में, जो कि खाना भी परोसते हैं, पेशेंट की केयर भी करते हैं और प्रोडक्ट्स बनाना भी जानते हैं। जापान में रोबोट्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल फैक्ट्रियों और प्रोडक्शन में होता है। ये रोबोट्स चीजें बनाने, जोड़ने और पैक करने में मदद करते हैं। इसके अलावा रोबोट सर्जरी में भी डॉक्टर्स की मदद करते हैं और बुजुर्गों की देखभाल भी करते हैं। जापान के कुछ होटल्स में रोबोट्स कमरे साफ करने, चेक इन और चेकआउट करने का काम करते हैं, तो कुछ रेस्टोरेंट्स में रोबोट्स ऑर्डर लेने, खाना पकाने और सर्व करने का काम भी जानते हैं। सुरक्षा के लिए भी जापान में रोबोट सिक्योरिटी गार्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है और अंतरिक्ष मिशन में भी रोबोट्स का इस्तेमाल होता है। इसी तरह जापान ने दुनिया को कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स दिए हैं। पहला इलेक्ट्रिक राइस कुकर, ब्लूरे डिस्क और वॉकमैन जैसी चीजें जापान की ही देन है। और आज हम जो प्लाज्मा टीवी और एलसीडी टीवी देखते हैं, वो भी जापानी इंजीनियर्स की मेहनत का नतीजा है। सोनी, पैनासोनिक, कैनन और निकॉन जैसे टॉप ब्रांड्स जापान के ही हैं और जापानी कार्स भी दुनिया भर में मशहूर हैं। टोयोटा, होंडा और निसान जैसी जापानी कार ब्रांड्स बहुत मजबूत माने जाते हैं। इतना ही नहीं, जापान की बुलेट ट्रेन शिंकानसेन तो दुनिया की सबसे तेज और सबसे सुरक्षित ट्रेन्स में से एक है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी पलक झपकते ही आपको एक से दूसरे शहर पहुंचाना इसके लिए बहुत ही आसान है। यहाँ की चीबा अर्बन मोनो रेल भी कुछ कम नहीं है। ये ऐसी यूनिक हाईवे रेल है जो जमीन से ऊपर हवा में चलती है, जिसमें सफर करके एकदम नया एक्सपीरियंस लिया जा सकता है। और तो और जापान में बिल्डिंग्स के बीच में से सड़कें निकलती हुई भी देखी जा सकती है। टोक्यो और ओसाका जैसे कई शहरों में ऐसा नजारा देखा जा सकता है, जो असल में जगह की कमी और भूकंप के खतरे को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। जापान के पास अपनी एक स्पेस एजेंसी जाक्सा भी है और यहाँ मौजूद कैप्सूल होटल और वेंडिंग मशीन्स भी बहुत अनोखे इनोवेशंस माने जाते हैं। जापान में रहने की जगह कम होती है, इसलिए यहाँ कैप्सूल होटल बनाए गए हैं। ये बहुत ही कंफर्टेबल मिनी होटल जैसे हैं, जिनमें छोटे कमरे होते हैं जो कि एक व्यक्ति के सोने के लिए काफी है। इनमें बिस्तर, टीवी, एसी, लाइट्स और पावर सॉकेट्स जैसी सुविधाएं मिलती हैं। कम बजट में यात्रा करने वाले लोग इसे काफी पसंद करते हैं और ये एक नया और यूनिक एक्सपीरियंस भी देता है। कुछ ऐसा ही यूनिक एक्सपीरियंस वेंडिंग मशीन को देख कर भी होता है, जो कि जापान के ज्यादातर गली मोहल्लों में नजर आ जाती है। 24 घंटे काम करने वाली ये मशीनें बस कुछ बटन दबाते ही गर्म खाना, फूल, कॉस्मेटिक्स, हेडफोन्स और टी शर्ट जैसे बहुत तरह के सामान खरीदने का मौका देती है। इनकी वजह से जापानी लोगों को दुकान तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती और उनका काफी समय बच जाता है, क्योंकि जापानी लोग समय के बहुत पाबंद होते हैं और उसे फिजूल खर्च नहीं करना चाहते। तो इन सभी इंटरेस्टिंग इन्वेंशंस के अलावा सुपर मारियो, पोकेमॉन, डोरेमोन और शिनचैन जैसे जापानी गेम्स और कार्टून्स भी जापान की ही देन है।
जापानी कॉमिक्स, मंगा और एनीमे भी दुनिया भर में बहुत पसंद किए जाते हैं और जापानी पॉप कल्चर यानी जे पॉप भी। जापान के एडवांसमेंट के पीछे इसके वर्क कल्चर का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जापानी लोग बहुत ही मेहनती और डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपनी कंपनी के प्रति समर्पित भी होते हैं। यहाँ पर टीम वर्क को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है और सीनियर्स का सम्मान करना बहुत जरूरी माना जाता है। इस वर्क कल्चर में ओवर टाइम करना बहुत आम बात है और ऑफिस टाइम में थकान दूर करने के लिए थोड़ी देर सोना भी उतना ही आम है। हालांकि ओवर टाइम की वजह से एम्प्लॉइज की हेल्थ पर कई बार नेगेटिव असर भी पड़ने लगता है और इस वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है, जो कारोशी कहलाती है। इस सिचुएशन से बचने के लिए जापानी सरकार ने अपने वर्क कल्चर को बैलेंस करने पर काम करना शुरू कर दिया है, जो कि अच्छी बात है। डेडिकेटेड वर्क कल्चर वाले जापान का एजुकेशन सिस्टम भी बहुत खास है और दुनिया के बेस्ट एजुकेशन सिस्टम्स में शामिल है, क्योंकि जापान में प्रैक्टिकल लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग और मोरल्स पर ज्यादा फोकस किया जाता है। यहाँ 9 साल की शुरुआती शिक्षा कंपलसरी और फ्री है, जिसकी वजह से इस देश की साक्षरता दर इतनी ज्यादा है। यहाँ मैथ और साइंस पर ज्यादा जोर दिया जाता है और बच्चों को शुरू से ही इंडिपेंडेंट बनना सिखाया जाता है। इसके लिए 6 साल के बच्चे भी ग्रुप वॉकिंग करते हुए स्कूल जाते हैं, टाइम की वैल्यू को समझते हैं, रोज अपने स्कूल की सफाई भी करते हैं, लंच टाइम में खाना भी परोसते हैं और एक दूसरे की मदद भी करते हैं। अपने सीनियर स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करना और भूकंप आने पर सही एक्शन लेने जैसी हर जरूरी बात इन बच्चों को पता होती है। और लंबी उम्र का राज भी तो हर जापानी को पता होता है। जापान के लोग दुनिया में सबसे लंबी उम्र जीने वाले लोगों में शुमार हैं। इनकी लंबी उम्र का राज असल में इनकी लाइफस्टाइल में छिपा है। ये लोग बहुत ही संतुलित जीवन जीते हैं, अपनी डाइट का खास ख्याल रखते हैं। इनकी डाइट में रेड मीट की मात्रा काफी कम होती है और उसकी जगह फिश, सोयाबीन और ताजी सब्जियां ज्यादा होती हैं। जापानी लोग जंक फूड और ज्यादा तले हुए खाने से भी दूर रहते हैं। यहाँ के लोग फिजिकली बहुत एक्टिव रहते हैं। इन्हें पैदल चलना पसंद होता है। रेगुलर एक्सरसाइज करना और बढ़ती उम्र के साथ वजन को मेंटेन रखना भी ये जरूरी समझते हैं। अपनी बेहतर मेंटल हेल्थ के लिए ये लोग नेचर के करीब रहना पसंद करते हैं। इसके लिए ये लोग फॉरेस्ट बाथिंग करते हैं, जो जापान का एक पारंपरिक और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा अभ्यास है, जिसमें लोग जंगल में जाकर प्रकृति के बीच समय बिताते हैं। इससे तनाव कम होता है और मेंटल हेल्थ बेहतर होती है। जापानी लोग सोशली भी बहुत एक्टिव होते हैं और खुश रहना जानते हैं, इसलिए ये लंबी उम्र जीते हैं। इस तरह का जीवन जीने की कला जापानी संस्कृति का हिस्सा है। अपनी संस्कृति को अपनाते और अनुसरण करते हुए जापानी लोग दूसरों के सम्मान में झुककर अभिवादन करते हैं, नई तकनीकों को अपनाते हैं और इनके साथ साथ अपनी पारंपरिक और समृद्ध विरासत का महत्व भी जानते हैं। जो सूमो कुश्ती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, वो जापान के शिंटो धर्म से जुड़ा एक पारंपरिक और बहुत सम्मानित राष्ट्रीय खेल है, जिसमें विशाल आकार और ताकत वाले सूमो पहलवान आपस में कुश्ती करते हैं। वो इसे देवताओं की सेवा मानकर खेलते हैं। सूमो के अलावा यहाँ जूडो, कराटे, केंदो और क्यूडो जैसे और भी बहुत से मार्शल आर्ट्स का विकास हुआ है, जो कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसी तरह प्रसिद्ध है जापान के समुराई और निंजा। समुराई जापान के प्राचीन शक्तिशाली योद्धा थे, जो मध्यकाल में जापान की सैनिक शक्ति का एक अहम हिस्सा थे। उन्होंने जापानी समाज को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और निंजा जापान के गुप्त एजेंट हुआ करते थे, जो कई तरह के हथियारों और तकनीकों का इस्तेमाल करने वाले कुशल योद्धा और जासूस हुआ करते थे। उनकी निंजा टेक्निक्स दुनिया भर में बहुत मशहूर है। जापानी संस्कृति का ऐसा ही एक और अनूठा रूप है गीशा, जो जापानी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये ऐसी पारंपरिक महिला कलाकार होती हैं, जो कई सालों के कठिन प्रशिक्षण के बाद नृत्य, संगीत और बातचीत में पारंगत होती है और इनका उद्देश्य न केवल मनोरंजन करना होता है, बल्कि अपनी कला के जरिए शांति और शिष्टाचार को बढ़ावा देना भी होता है। इन्हें पारंपरिक भोज, त्योहारों और चाय समारोह में देखा जा सकता है। वैसे जापानी संस्कृति की झलक तो चाय समारोह में भी देखी जा सकती है, जापानी त्योहारों में भी देखी जा सकती है और जापानी रहन सहन और व्यवहार में भी ये झलकती है। चाय समारोह, जिसे जापान में चानोयू कहा जाता है, इसकी शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई थी और धीरे धीरे ये जापानी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। ये सिर्फ चाय पीने का तरीका नहीं है,
बल्कि हर जापानी व्यक्ति के लिए समर्पण, शांति, सौहार्द और पारस्परिक सम्मान का प्रतीक भी है। जापानी लोग चाय पीने के बड़े शौकीन होते हैं और इस समारोह में मैचा चाय का उपयोग किया जाता है, जो हरी चाय की पत्तियों को पीसकर बनाई जाती है और इसे गर्म पानी में मिलाकर पिया जाता है। चाय समारोह में भाग लेने वाले लोग एक दूसरे के साथ सम्मान, ध्यान और शांति के साथ समय बिताते हैं और मन की शांति का अनुभव करते हैं। इस समय किमोनो पहनने की परंपरा भी है, जो कि एक लंबा ढीला पारंपरिक जापानी पोशाक है, जिसे महिला और पुरुष विशेष अवसरों पर पहना करते हैं, जैसे चाय समारोह, शादी और सांस्कृतिक अवसरों पर। इस चाय समारोह की ही तरह जापान के त्योहार भी बहुत खास होते हैं। ये मात्सुरी कहलाते हैं और इस देश की संस्कृति और परंपराओं को करीब से देखने और महसूस करने का अवसर देते हैं। ये त्योहार प्रकृति, देवताओं और समुदाय के बीच मजबूत संबंध दर्शाते हैं। वसंत ऋतु के आने पर होने वाला चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल या हनामी बेहद खास है। इस सीजन में चेरी के पेड़ खिलकर के गुलाबी हो जाते हैं और बेहद खूबसूरत नजारा बनाते हैं, जिसे देखकर पूरा देश खुशी से झूम उठता है। टोक्यो का उएनो पार्क इस त्योहार का सबसे फेमस स्पॉट बनता है, जहां हजारों चेरी के पेड़ हैं, जिनके नीचे लोग बैठ करके पिकनिक मनाते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भरपूर आनंद लेते हैं। ऐसा ही त्योहार गियोन मात्सुरी है। क्योटो में आयोजित होने वाला ये त्योहार अपने भव्य रथों के लिए प्रसिद्ध है। शिकोकू में मनाया जाने वाला आवा ओडोरी त्योहार अपने जोशीले नृत्यों के लिए जाना जाता है। सांजा मात्सुरी और कांदा मात्सुरी टोक्यो के प्रमुख शिंटो त्योहार हैं, जिनमें लोग पारंपरिक कपड़े पहनकर सड़कों पर पोर्टेबल मंदिरों का भव्य जुलूस निकालते हैं। और सापोरो स्नो फेस्टिवल, जो सर्दियों का त्योहार है, उसमें बर्फ की मूर्तियां बनाई जाती हैं, जिन्हें निहारने के अलावा लोग बर्फ में खेलने और स्कीइंग करने का पूरा मजा लेते हैं। ये त्योहार जापानी संस्कृति, परंपरा और प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाते हैं और जापानी लोगों का रहन सहन भी उनके कल्चर की झलक दिखाता है। जापान के पारंपरिक घर लकड़ी के बने होते हैं, क्योंकि लकड़ी के घर भूकंप के झटकों को सहन करने में मजबूत होते हैं। इन घरों में तातामी फर्श होता है, जो बांस से बनी मोटी चटाइयां होती है, जिन्हें लगभग 600 साल पहले से जापानी घरों में इस्तेमाल किया जा रहा है। पारंपरिक जापानी परिवार में 3 या उससे ज्यादा पीढ़ियां एक ही घर में रहती हैं और जापानी लोग साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं, इसलिए बाहर के जूते पहनकर घर में नहीं घुसते। जापान में लोग शांति से बात करते हैं और यहाँ जोर से बात करना, चलते फिरते खाना, रेस्टोरेंट्स में खाना छोड़ना, बिना परमिशन लिए किसी की फोटो लेना और ट्रेन की पटरियों पर जाना बैड मैनर्स माने जाते हैं, जबकि अपना खाना शेयर करना यहाँ पर बहुत अच्छा माना जाता है। और नूडल्स खाते समय आवाज करना भी, क्योंकि ऐसी आवाज निकालने का मतलब यहाँ खाने का आनंद लेना माना जाता है। जापान का भोजन हेल्दी होने के साथ टेस्टी भी होता है। इसमें ताजी सब्जियां, मछली और चावल का भरपूर इस्तेमाल होता है। सुशी और रामेन जैसी जापानीज डिश पूरी दुनिया में मशहूर हैं और इनके अलावा टेम्पुरा और सुकीयाकी भी यहाँ की स्पेशल डिशेज हैं। यहाँ पर खाने को चॉपस्टिक से खाया जाता है और इनका यूज जापानी संस्कृति में इतना विशेष है कि चॉपस्टिक्स को अक्सर गिफ्ट के तौर पर भी दिया जाता है। जापानी लोग आमतौर पर जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं। सर्दियों में कोटाट्सु में खाना खाते हैं, जो कि एक ऐसी गर्म टेबल होती है जिसमें एक गर्म हीटर होता है और इसके ऊपर एक गर्म कंबल होता है। इसके अंदर बैठकर पूरा परिवार खाना खाता है और साथ में समय बिताता है। तो इतनी सारी विशेषताओं वाला ये देश अपने टूरिस्ट स्पॉट्स की वजह से भी देश दुनिया में काफी प्रसिद्ध है। यहाँ एक टूरिस्ट के लिए टेस्टी सुशी का स्वाद और माउंट फूजी का शानदार नजारा तो है ही, साथ ही ऐसी यूनिक जगह भी है जिन्हें टोक्यो, योकोहामा, ओसाका, क्योटो, हिरोशिमा, नागासाकी, ओकिनावा और होकाइडो में देखा जा सकता है। जापान की राजधानी टोक्यो एक हलचल से भरा शहर है। जापान का ये सबसे बड़ा शहर अपनी ऊंची इमारतों, नई तकनीक और नाइट लाइफ के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपको टोक्यो स्काई ट्री जैसी आधुनिक इमारतें और सेंसोजी मंदिर जैसी ऐतिहासिक जगह भी देखने को मिलेंगी। इसके अलावा टोक्यो डिज्नी रिजॉर्ट और शिंजुकू गियोन पार्क जैसे स्पॉट्स भी यहाँ पर है। योकोहामा, जो जापान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और अपने आधुनिक आर्किटेक्चर, सुंदर समुद्र तटों और ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता है।
ये शहर जापान के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है और ये कैनल एरिया, मिनाटो मिराई और कुपर्टिनो जैसे प्रमुख स्थानों के लिए जाना जाता है। यहाँ जापान का सबसे पुराना थीम पार्क योकोहामा कोस्मो वर्ल्ड भी है और जापान का सबसे पुराना और सबसे बड़ा चाइना टाउन भी है। प्राचीन बौद्ध मंदिर होमोनजी भी यहीं पर है। बात करें ओसाका की, तो ये जापान का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। ये अपने जीवंत वातावरण और टेस्टी स्ट्रीट फूड के लिए जाना जाता है। दोतोम्बोरी यहाँ का फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, जो कि अपनी रंग बिरंगी नियन लाइट्स के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ एक विशाल फेरिस व्हील भी है, जिससे इस शहर का सुंदर नजारा देखा जा सकता है। ओसाका कैसल भी यहाँ का एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। वहीं क्योटो, जो कि जापान की पूर्व राजधानी थी और अपनी समृद्ध संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाने वाला शहर है। यहाँ 2000 से भी ज्यादा मंदिर हैं, जिनमें किंकाकू-जी और कियोमिजू डेरा जैसे मंदिर प्रमुख हैं। क्योटो शहर गीशा संस्कृति का मुख्य केंद्र भी है। हिरोशिमा शहर, जो कि अब शांति और पुनर्निर्माण का प्रतीक है, इसमें हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क और हिरोशिमा गेनबाकू डोम है और शुकेई-एन जैसे सुंदर बगीचे और मियाजिमा द्वीप भी हैं, जो प्रसिद्ध इत्सुकुशिमा मंदिर के लिए जाना जाता है। नागासाकी एक ऐतिहासिक बंदरगाह शहर है और यहाँ जापानी और यूरोपीय संस्कृतियों का मिश्रण भी देखने को मिलता है। नागासाकी पीस पार्क और स्मोकिंग हिल पार्क के अलावा यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता जैसे माउंट इम्यामान और ओनोबाशी भी पर्यटकों को आकर्षित करती है। जापान के दक्षिणी हिस्से में स्थित ओकिनावा द्वीप समूह अपने खूबसूरत समुद्र तटों और क्रिस्टल क्लियर पानी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की रयुकयू संस्कृति, जिसमें चीनी, जापानी और अन्य एशियाई संस्कृतियों का मिश्रण है, पर्यटकों के लिए एक अद्भुत अनुभव प्रस्तुत करती है। ऐसा ही एक द्वीप है होकाइडो, जो कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ टूरिस्ट ज्वालामुखी, गर्म झरने और खूबसूरत झीलें देख सकते हैं और स्कीइंग, हाइकिंग और वाइल्ड लाइफ को देखने का मौका भी आप यहाँ पर पा सकते हैं। तो इन फेमस सिटीज और आइलैंड्स के अलावा जापान में माउंट फ्यूजी जैसी कई वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं, जिन्हें देखकर जापान के इतिहास और कल्चर को करीब से समझा जा सकता है। जैसे होर्यूजी मंदिर। इस प्राचीन मंदिर परिसर में दुनिया की कुछ सबसे पुरानी लकड़ी की संरचनाएं हैं, जो असाधारण कारीगरी का प्रदर्शन करती हैं। ये जापान के धार्मिक इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हिमेजी कैसल, जो कि व्हाइट हेरोन कैसल भी कहा जाता है, ये जापान के सबसे भव्य महलों में से एक है और वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करता है। प्राचीन क्योटो के स्मारक, जिनमें कई मंदिर और महल शामिल हैं, जो क्योटो के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत की झलक पेश करते हैं। शिराकावा गो और गोकायामा जापानी आल्प्स में स्थित पारंपरिक गांव हैं और इनकी छतें भारी बर्फबारी के लिए अनुकूलित होती हैं। यहाँ के गैसो जुकुरी फार्म हाउस बेहद खास है। हिरोशिमा गेनबाकू डोम, जो परमाणु बमबारी की एक मार्मिक याद दिलाता है, और प्राचीन नारा के स्मारक, जिनमें तोदाईजी मंदिर भी शामिल है, जहां एक विशाल कांस्य बुद्ध प्रतिमा है। इन हेरिटेज साइट्स में इत्सुकुशिमा मंदिर, याकुशिमा द्वीप और शिराकामी संची जैसे कई और स्थल शामिल हैं, जिन्हें हर टूरिस्ट को जरूर देखना चाहिए, ताकि हर टूरिस्ट ये समझ सके कि जापान कितना खास देश है। इसे सिर्फ इसकी तकनीक और गति के लिए ही नहीं पहचाना जाना चाहिए, बल्कि ऐतिहासिक धरोहरों को संजोए रखने के लिए भी जाना जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस विकसित देश के सामने कोई चुनौतियां नहीं है, क्योंकि ये देश तेजी से बढ़ती बुजुर्ग आबादी और युवाओं की कम संख्या से जूझ रहा है। दुनिया में मिलने वाले कंपटीशन के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है और भूकंप और सुनामी जैसे नेचुरल डिजास्टर से भी निपट रहा है, लेकिन रुक नहीं रहा, बल्कि अपनी मेहनत और तकनीक के दम पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसकी यही खूबी जापान को बहुत खास बनाती है। ये देश भारत देश के साथ मजबूत सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध भी रखता है और प्राचीन काल से लेकर आज तक आपसी सहयोग और विकास के लिए काम भी कर रहा है। अब अगर आप भारत से जापान की यात्रा करने का इरादा रखते हैं, तो आपको ये जरूर जान लेना चाहिए कि जापान घूमने का सबसे अच्छा समय वसंत और शरद ऋतु में है, यानी मार्च से मई के महीनों में और सितंबर से नवंबर के महीनों में। एक भारतीय नागरिक को जापान जाने के लिए वीजा की जरूरत होगी और भारत के दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों से आसानी से जापान के लिए फ्लाइट ली जा सकती है।
वैसे क्रूज से भी जापान जाया जा सकता है, लेकिन भारत से कोई डायरेक्ट क्रूज सर्विस फिलहाल नहीं है। इस रूट से ट्रैवल करने के लिए सिंगापुर, चीन या दुबई से ही क्रूज सर्विस ली जा सकती है। वैसे आपके लिए ये जानना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि जापान की अद्भुत यात्रा करने के बाद लौटते समय आप कुछ खास तोहफे वहां से लेकर आ सकते हैं, जैसे क्योटो सिरेमिक्स, जो पारंपरिक जापानी चाय के सेट और सजावटी सामान के रूप में मिलते हैं और बहुत ही सुंदर होते हैं। ओकिनावा रियुक्स ग्लास से बने कांच के बर्तन भी काफी फेमस हैं। जापान में लकड़ी के खूबसूरत सामान जैसे पारंपरिक फर्नीचर, खिलौने और हाथ से बने सामान भी मिलते हैं और जापानी घड़ियां भी अपनी स्टाइलिश डिजाइन के लिए जानी जाती हैं। अब जापान से प्रसिद्ध मैचा चाय और किटकैट चॉकलेट के अनोखे फ्लेवर जैसे स्ट्रॉबेरी और स्वीट पोटैटो भी ले सकते हैं। किमोनो, जो कि जापान की पारंपरिक पोशाक है, वो भी एक बेहतरीन तोहफा हो सकता है। यहाँ के प्यारे कावाई कैरेक्टर्स वाले सामान और चॉपस्टिक्स भी जापान की मीठी यादें अपने साथ ले जाने के लिए एक शानदार विकल्प हो सकते हैं। तो इतना कुछ ले जा सकते हैं आप जापान से अपने लिए यादों के रूप में और अपनों के लिए तोहफों के रूप में। इसी के साथ अब आपकी जापान यात्रा के लिए हम जापानी में कहना चाहेंगे योई ताबी ओ, यानी शुभ यात्रा। और इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए की गई जापान यात्रा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या आपने जापानी कल्चर को करीब से महसूस किया? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपना ढेर सारा प्यार और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमें पता चल सके कि आप देश दुनिया को